हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बीपीएससी टीआरई 4 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 35। इससे पहले ऑलरेडी हमने 34 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का पहला सवाल है आपके लिए, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है कांजीरंगा अभ्यारण्य। याद रखिएगा, कांजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। साथ ही साथ याद रखना है, कांजीरंगा को 1985 में, कब? 1985 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। बात करें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और ये विशेष रूप से 12 सिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, चंद्रमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसका अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। अपोलो 11 ने 1969 में चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुई है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प के बारे में। दे रखा है इसका अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल कथन सही है। बात करें बी विकल्प का, अपोलो 11 ने 1969 में चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, ये भी विकल्प सही है। सी विकल्प में दे रखा है इसकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुई थी, ये कथन बिल्कुल गलत है। याद रखना है, वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार चंद्रमा का निर्माण प्रारंभिक पृथ्वी से एक विशाल पिंड की टक्कर के बाद निकले पदार्थ से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ माना जाता है। इसलिए विकल्प गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा यहाँ पे डी विकल्प, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, सत्य है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। सवाल है, फॉरवेस्टा क्या है? धूमकेतु है, उपग्रह है, उल्कापिंड है या फिर एक से अधिक सही होगा, यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, फॉरवेस्टा जो है ना, ये क्षुद्र ग्रह है जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। क्या? ये आपका फॉरवेस्टा जो कि ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण का सही अनुपात कौन नहीं दर्शाता है? ध्यान दीजिएगा, पूछा नहीं दर्शाता है सही अनुपात। पहला विकल्प में है नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.24% है, ऑर्गन 0.93% है। एक से अधिक कथन यहाँ पे सही नहीं दर्शा रहा है अनुपात, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहला विकल्प जो दे रखा है नाइट्रोजन 78% है, ये विकल्प बिल्कुल सत्य है। वायुमंडल में नाइट्रोजन देखेंगे तो 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन आप देखेंगे ना, तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है 20.94 ना 95। ठीक है, 20.95% है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 20.95%, ना कि 20.24%। तो ये विकल्प गलत हो गया। जबकि आर्गन बिल्कुल सही है, 0.93% है। 0.93% विकल्प सही दिख रहा है। तो सही यहाँ पे देखेंगे अनुपात कौन सा नहीं है? बी विकल्प। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? विकल्प में है 94,167 वर्ग किलोमीटर, 95,163 वर्ग किलोमीटर, 96,163 वर्ग किलोमीटर। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, बिहार का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ई यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा गया है आपसे, दांचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या फिर उपर्युक्त में से अधिक कथन सही होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। ये श्रीनगर के निकट स्थित है और विशेष रूप से हंगुल जो होता है ना, हंगुल, तो हंगुल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
याद रखिएगा, हंगुल जो है ना ये लाल हिरण की एक उप प्रजाति मानी जाती है और भारत में मुख्यतः ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, भारत में जैव विविधता के तापस्थल हैं, हॉट स्पॉट जो कहते हैं ना, बताना है कौन सा है। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, एक से अधिक या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जैव विविधता के मुख्यतः 4 जो आपका तापस्थल है ना वो माने जाते हैं। कौन कौन? एक तो हिमालय है आपका, ठीक है, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड जो कि भारत में निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है इसका। ठीक है, सुंडालैंड जो है ना भारत में निकोबार द्वीप समूह इसका हिस्सा है सुंडालैंड। तो 4 मुख्य रूप से याद रखिएगा। इसी में हिमालय जो है ना उसी का जो भाग है पूर्वी हिमालय, तो ये सही है। पश्चिमी हिमालय देगा तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय सही है, पूर्वी घाट यहाँ पे तापस्थल नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट ये तापस्थल है, अर्थात यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा याद रखना है आपको? 4 वैश्विक जो भारत के भूभाग में 4 वैश्विक हॉट स्पॉट्स कौन कौन है? हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, विकल्प में कावेरी, पलार, हेमवती, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका कावेरी। याद रखिएगा, मेटूर बांध दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण बांध है। ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस बांध से निर्मित जलाशय को स्टेनली जलाशय भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन, जलापूर्ति, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार के वनों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है? सवाल सिंपल सा है, बताना है किस प्रकार के वनों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। विकल्प में है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, शंकुधारी वन। विकल्प नंबर सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, शंकुधारी वनों की नरम लकड़ी कागज और लुगदी उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इनसे मुख्यतः कागज, अखबारी कागज, माचिस, पैकिंग सामग्री आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? बताना है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। विकल्प में है भारत, अफ्रीका, मंगोलिया, एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मंगोलिया। विकल्प नंबर सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। गोबी मरुस्थल एशिया का एक विशाल मरुस्थल है। इसका विस्तार मुख्य रूप से आप देखेंगे ना तो दक्षिण मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जबकि भारत में हम देखेंगे तो भारत में थार मरुस्थल विख्यात है जो कि राजस्थान में है, और अफ्रीका में देखेंगे तो ये यहाँ पे कौन सा है? सहारा है, जो कि काफ़ी विख्यात है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध विशाल गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सवाना घास स्थल किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? बताना है सवाना घास स्थल किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। विकल्प में है एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उपयुक्त में से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प नंबर, यहाँ पे देखिएगा तो सही दिख रहा है यहाँ पे एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ तीनों कोई सही नहीं है, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा। सवाना देखेंगे ना घास स्थल ये अफ्रीका में स्थित है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ई विकल्प सही होगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप याद रख सकते हैं, जैसे कि एशिया में। ठीक है, अगर आपसे एशिया में पूछा जाए, एशिया में तो ऐसा कोई घास स्थल कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि पढ़ना है हम लोग को, या फिर कोई ऐसा है भी। ठीक है, सवाना याद रखना है कहाँ? अफ्रीका में है। जबकि प्रेरी जो है ना आपका, एक प्रेरी जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो ध्यान रखिएगा, प्रेरी जो कि ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। वही याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में क्या है? पंपास है, पंपास घास का मैदान है जो कि कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका स्टेपी, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो स्टेपी घास स्थल कहाँ है? ये यूरेशिया में है।
अर्थात यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। ठीक है, वही एक पूछा जाता है वेल्ड। तो वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। ठीक है, जबकि एक है डाउन्स जो अक्सर पूछा जाता है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये सभी घास का मैदान याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? विकल्प में है ब्यास, चिनाब, सतलज, उपयुक्त में से एक अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है चिनाब नदी। विकल्प नंबर यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है चिनाब, ठीक है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा सही उत्तर होगा चिनाब। चिनाब ऐसे होना चाहिए था। चिनाब इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो दुलहस्ती पावर स्टेशन एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। ये चिनाब नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में स्थित है, या संबंधित कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? विकल्प में है गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है। आज के सेशन में लगभग सभी आसान सवाल लिए गए हैं। ठीक है, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कम से कम आज के सेशन में 20 में से 19 आपका प्लस सही होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना आपका उत्तर सही हुआ। चलिए सवाल है निम्नलिखित राज्यों से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो सही उत्तर होगा गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा तटरेखा उस सीमा को कहते हैं जहां किसी देश या राज्य की भूमि समुद्र से मिलती है। भारत के आप देखेंगे 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखना है भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात की तटरेखा किससे लगती है? तो अरब सागर से लगी हुई है। ठीक है ना, चलिए लेते हैं अगला सवाल। और सबसे छोटी तटरेखा वाले समुद्री तटीय राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा गोवा है। ठीक है, गोवा याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विकल्प में है नर्मदा, कृष्णा, दामोदर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी और दामोदर नदी ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अगर नर्मदा नदी का उद्गम पूछा जाए तो अमरकंटक पठार बताना है जो कि मध्य प्रदेश में है और ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है और खंबात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिरती है और ये जवारनाथ मुख बनाती है। जबकि कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण करती है और ये महाबालेश्वर जो कि महाराष्ट्र में वहाँ से ये निकलती हैं। वहीं बात करें दामोदर नदी के बारे में, जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से होता है और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती हैं और देखा जाए तो इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल है प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? ठीक है, पूछा जा सकता है जैसे कि पूछा गया था पिछली बार कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, वैसे ही बताना है प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है ना। विकल्प में आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या फिर एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार का है। चलिए अगला सवाल है बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 918, 935, 955, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 935 है। विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, याद रखना है बाल लिंगानुपात का अर्थ होता है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या। ठीक है, चलिए सही उत्तर यहाँ पे 935 होगा। अगला सवाल है सांभर झील बताना है कि सांभर लवन झील जिसे खारे पानी का झील भी आप कह सकते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? मालदीव में, श्रीलंका में, भारत में, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल पूछा गया था, सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए देश दिया गया है। सही उत्तर होगा भारत में। सांभर लवन झील कहाँ पे स्थित है? भारत में है। और भारत में पूछा जाए कहाँ पे, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा सांभर झील भारत की एक प्रसिद्ध अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह राजस्थान में जयपुर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यहाँ से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वायुमंडल में किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, एक से अधिक या फिर ऊपर में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों के अनुसार सही उत्तर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए आयन मंडल। ठीक है ना, आयन मंडल इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दमन किसकी राजधानी है? दमन एवं दीव का, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, एक से अधिक या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा डी विकल्प, ऊपरी में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, दमन अब दादर नगर हवेली के साथ साथ दमन एवं दीव के साथ साथ दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ पे है? दमन है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को एक मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, दमन दीव और दादर नगर हवेली को। तो दोनों की जो संयुक्त राजधानी है कहाँ पे है? ये दमन है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है ना दादर नगर हवेली का जो पुरानी राजधानी थी सिलवासा थी। दादर नगर हवेली की राजधानी पूछा जाए तो सिलवासा होगा। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों अगर मिलाकर पूछा जाए कि दमन किसकी राजधानी, तो दमन एंड दीव, साथ ही साथ दादर नगर हवेली, इन दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से दमन ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी ध्यान रखा जा सकता है यहाँ पर, है ना, इन दोनों को कब एक मर्ज किया गया था, मिलाया गया था, है ना, संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को विलय किया गया था इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, और दोनों की संयुक्त राजधानी दमन बनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय, अरावली या फिर सतपुड़ा, ऊपरी में से अधिक होगा या फिर ऊपरी में से कोई नहीं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, हिमालय ये सबसे नवीन पर्वत का उदाहरण है ना। सबसे प्राचीन होगा यहाँ पे अरावली, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो ये मुख्यतः गुजरात से शुरू होकर के पूरा राजस्थान कह सकते हैं आप, है ना, पूरा राजस्थान कवर करता है और हरियाणा होते हुए ये दिल्ली तक गई हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसका बात करें सर्वोच्च शिखर के बारे में, तो इसकी सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, है ना। अगर इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाए तो भी ऊंचाई बता सकते हैं, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है ना, तो ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।